Okay, so talking about analog to digital converter. First of all, we will discuss a very basic ADC to introduce you with the problems associated with ADCs and how does it work. So the very basic ADC is known as flash ADC. And flash ADC, what does it do? It's a simple setup of multiple comparators. You can have, let's say we got 4 comparators, and what we do is we set their reference voltages through a series of voltage divider circuit. Here I put a voltage divider circuit. So that each comparator is having an incremental value of reference voltage. For example, we got 16 volts setup, so that this one is having 4 volts as reference voltage, 8 volts, 12 volts and 16 volts. So this is 0 ohm resistor. ठीक है, तो हमारे पास रेफरेंस वोल्टेजेस हैं और दूसरे इनपुट पे what I am going to do is we will apply the input signal. ठीक है, so this is our V in. So what the output will be? These all comparators will compare the input signal with their reference voltage and will give us either 0 or 1 at their output. So if the input voltage is somewhere between 8 volts and 12 volts, we will be getting a 1 0 0 over here, and because this voltage will be 4 volts, 8 volts, the input voltage will be larger than the reference voltage of these two comparators, whereas less than the reference voltage of these two comparators. So we will be getting 0 0 1 1. But the important thing over here is that this 0 0 1 1 is not BCD. This is not BCD. क्यों नहीं है BCD? Because if we increase our voltage from 12 volts to 16 volts somewhere दरमियान में जाती है, तो next reading will be 0 1 1 1. So it's not BCD. I guess this type of code is known as gray code, I guess. I'm not sure, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ग्रे कोड है शायद ये. तो इसको आगे आपने BCD में कन्वर्ट करना है. So what you will need an encoder here. ठीक है, this encoder will convert this gray code into a standard BCD code. ठीक है, तो ये कैसे बन सकता है? ये आपने DLD पढ़ी हुई, you can easily make this thing ट्रूथ टेबल यूज़ करते हुए. What we want कि जिस वक्त 0 0 0 0 हो तो हमारे पास जो आउटपुट होनी चाहिए वो 0 0 होनी चाहिए. जब 0 0 1 जब हमारे पास 0 0 0 1 हो तो हमारे पास आउटपुट जो है 0 1 होनी चाहिए. जब हमारे पास 0 0 1 1 हो तो हमारे पास आउटपुट 1 0 होनी चाहिए, एंड सो ऑन. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि जब हमने इसको BCD में कन्वर्ट किया तो ये सिर्फ हमारे पास 2 बिट आउटपुट रह गई. ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 बिट आउटपुट क्या कर सकती है? 2 बिट आउटपुट जो है वो 2n, हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये बता सकती है. तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी. यहाँ पे आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या थे कि इधर यू गॉट ऑल 0 और यू गॉट 1. अगर वोल्टेज थोड़ी सी ज़्यादा हुई, मज़ीद ज़्यादा हुई वोल्टेज, तो आपके पास ये दूसरा भी 1 हो गया. मज़ीद वोल्टेज ज़्यादा हुई तो तीसरा भी 1 हो गया, और मज़ीद उससे ज़्यादा वोल्टेज हुई तो चौथी रीडिंग भी आपके पास 1 आ गई. तो यू कैन से कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स आर 2n + 1 हो गए. तो ये आपके पास जो इसकी
लिए सफिशेंट है, वो आपके पास 2 बिट की आउटपुट इसके लिए सफिशेंट है। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर करें कि वी आर गेटिंग अ 2 बिट ADC यूजिंग 4 कंपैरेटर्स। तो अगर हमें 4 बिट कम आउटपुट चाहिए हो 2⁴, तो we will be needed with 16 कंपैरेटर्स, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें 2⁻10 यानी कि 10 बिट आउटपुट चाहिए तो हमें 1024 कंपैरेटर्स चाहिए होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह DAC में रजिस्टर हमें इतने ज़्यादा चाहिए होते थे, यानी कि अगर हमें 10 बिट के आउटपुट चाहिए तो हमें पर बिट उधर 2 रजिस्टर्स चाहिए होते थे, एक R और दूसरा 2R। तो 1024 प्लस 1024 तो हमें 2048 प्लस वो जो 1-2 एक्स्ट्रा लगे होते थे, लेट्स से कि हमें 2050 रजिस्टर 2050 रजिस्टर चाहिए होते थे एक 10 बिट का DAC बनाने के लिए। तो अब हमें 10 बिट का ADC बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? हमें 10 बिट का ADC बनाने के लिए 1024 कंपैरेटर्स चाहिए होंगे। लेकिन रजिस्टर्स वर वे मोर चीपर, resistors are cheaper than comparators. Comparators are expensive, comparators are large। आपको एक IC के अंदर 4 comparators मिल जाएंगे, और इवन अगर आप इंटीग्रेटेड सर्किट खुद भी बना रहे हो तो भी कंपैरेटर बनाना जो है वो अच्छा खासा महंगा पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ पावर। तो लिहाजा ADC बनाने के लिए आप नंबर ऑफ बिट्स इतने आराम से इंक्रीज नहीं कर पाते, या अगर हमने करने हैं नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज तो फिर हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। आगे चलने से पहले हम ज़रा ये देख लें कि इसको फ्लैश टाइप ADC क्यों कहते हैं। फ्लैश टाइप ADC इसको इसलिए कहते हैं कि जैसी इनपुट वोल्टेज अपीयर होती है, ये चारों कंपेरेटर साइमल्टेनियसली अपने अपने कंपैरिजन करते हैं और इमीडिएटली आफ्टर ये आपको रिजल्ट दे देंगे कि 1 है या 0 है, ठीक है। आपके पास ये रिजल्ट फौरी तौर पे आ जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लैश टाइप कंपैरेटर। खास बात क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपैरेटर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कंपैरेटर जो है वो फौरन रिजल्ट नहीं देता, बल्कि वो थोड़ी देर बाद रिजल्ट देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपैरेटर जो है वो हम देखते हैं, दैट इज मेंशन्ड इन योर बुक एंड दैट इज नोन एज डुअल स्लोप, सॉरी कंपैरेटर नहीं, नेक्स्ट टाइप ऑफ ADC, डुअल स्लोप ADC, ठीक है जी। डुअल स्लोप ADC क्या करता है? डुअल स्लोप ADC के लिए आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना पड़ेंगी चीज़ें। हमने पहले पढ़ा था ओप एम्प एज इंटीग्रेटर, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि आपके पास यहाँ पे एक अदद इंटीग्रेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये इंटीग्रेटर क्या कर रहा है? इंटीग्रेटर के इधर आपके पास है एक स्विच, स्विच में आपके पास यहाँ पे है Vin, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास एक रेफरेंस करंट, कोई भी करंट की वैल्यू जो कि आप चूज करेंगे और कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये इंटीग्रेटर क्या कर रहा है? इंटीग्रेटर को जब आप इनपुट वोल्टेज देते हैं तो उसकी आउटपुट कैसे चेंज होती है? यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट प्लॉट करने लगा हूँ, ठीक है, वोल्टेज एंड टाइम, ठीक है। सो आपके पास जैसे ही इसकी टाइम स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है, आपके पास कोई वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होती है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो इंटीग्रेटर की आउटपुट है वो क्या होगी? इनिशियली इंटीग्रेटर की आउटपुट 0 होती है और ओवर द टाइम ये उस वोल्टेज को इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये अज्यूम कर लें कि जो वोल्टेज आपके पास अपीयर हो रही है एट दिस पॉइंट ये कांस्टेंट है, इट्स कांस्टेंट, इंस्टेंटेनियसली कांस्टेंट है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से चेंज नहीं हो रही। तो आपको ये फिक्स वोल्टेज अज्यूम करना है। जैसे जैसे लेट्स से यहाँ पे आपके पास थे 1 मिलीवोल्ट, 1 मिलीवोल्ट के अगेंस्ट आपका जो कंपैरेटर की आउटपुट है वो ओवर द टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज इट्स इन इंटीग्रेटर, सॉरी कंपैरेटर नहीं, इंटीग्रेटर की आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
ये जो रैंप है, स्लोप है इसका, ये डिटरमिन हो रहा है किससे? इनपुट वोल्टेज से। अगर आपके पास 2 मिली वोल्ट्स हो तो आपका जो इंटीग्रेटर है उसका जो स्लोप है और आउटपुट का वो इस तरह से बन जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज कम होगी तो जो स्लोप है वो इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्लोप आपके पास आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इनपुट वोल्टेज क्या है। तो इंटीग्रेटर की आउटपुट जो है वो उस हिसाब से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब ये इंटीग्रेटर जो है कांस्टेंट टाइम तक इंटीग्रेशन कंटिन्यू रखेगा। वो कांस्टेंट टाइम, लेट से कि ये हमारे पास वो फिक्स टाइम है, इस टाइम तक की इंटीग्रेशन कंटिन्यू करता है। तो आपके पास जो है लेट से ये वाली वोल्टेज थी आपके पास 1 मिली वोल्ट, तो यू हैव रीच्ड ओवर दिस पॉइंट। एक सर्टेन वैल्यू जो वोल्टेज की है वो इसने अचीव कर ली इंटीग्रेटर की आउटपुट ने। अच्छा, अब इसको हमने कैसे कांस्टेंट टाइम तक इसको मेंटेन रखा है, मतलब टाइमिंग कौन काउंट कर रहा है? टाइमिंग काउंट करने के लिए हमारे पास एक अदद यहाँ पे काउंटर सर्किट मौजूद है, काउंटर है। ठीक है, काउंटर वही जो आपने डीएलडी में पढ़े हुए। ठीक है, ये हमारे पास एक काउंटर है। काउंटर जो है वो इसकी काउंटिंग शुरू कर देता है, यानी कि काउंटर को आप क्या दे रहे हैं? काउंटर को आप दे रहे हैं क्लॉक दे रहे हैं। ठीक है, काउंटर को आप क्लॉक दे रहे हैं, क्लॉक पल्स इसको मिल रही है, क्लॉक पल्स की बेस पे ये काउंटिंग कर रहा है। और जैसे ही काउंटर काउंट ओवर करता है, यानी कि लेट्स से कि आपके पास अगर ये 4 बिट काउंटर है, ठीक है, 1 2 3 4 बिट काउंटर है, तो ये 2⁴ 16 क्लॉक साइकिल्स के बाद ये रीसेट हो जाएगा, क्लॉक ओवर हो जाएगा। तो क्लॉक ओवर इनपुट जो है वो आपकी यहाँ से जाएगी टूवर्ड्स दिस स्विच। ठीक है, क्लॉक ओवर इनपुट जो है इस स्विच की तरफ जाएगी। सही, यानी कि 0 0 0 से जब ये स्टार्ट करेगा तो ये स्विच इधर होगा, ये काउंटिंग करता रहेगा। जैसे ही टाइम पूरा होगा, ये 16 क्लॉक साइकिल्स पूरे होंगे, तो ये काउंटर के इनपुट इधर जाएगी और काउंटर इसको क्या करेगा? काउंटर इस स्विच को चेंज करके इधर कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आपकी ये जो यहाँ तक पहुँच चुकी थी वोल्टेज, अब ये करंट सोर्स क्या करेगा? करंट सोर्स इसको इंटीग्रेटर को अब वापस नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेटर को गौर से पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि वी द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर कैन बी इंक्रीज्ड, कि अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज आ रही है, और इट कैन बी रिड्यूस्ड अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो शुरू करवा देते हैं। तो इस पे फर्दर एलेबोरेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप ज़रा ओप एम्प एज इंटीग्रेटर को दोबारा देखिए। तो अब होगा क्या कि इसकी आउटपुट जो है वो, इसके इंटीग्रेटर की आउटपुट जो है वो अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा क्योंकि इनपुट वोल्टेज तो थी आपके पास, जो कि इनपुट सिग्नल आ रहा था, हमने सोचा कि वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, यानी कि वो 1 वोल्ट भी मिली वोल्ट हो सकता है, वो 2 मिली वोल्ट हो सकता है, वो 0.5 मिली वोल्ट हो सकता है। तो जो इसका जो स्लोप था इस साइड का, वो डिपेंडेंट था, दिस स्लोप वाज कि ये इधर जाएगा इधर जाएगा, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट सिग्नल। लेकिन अब जब ऑपोजिट साइड पे इंटीग्रेशन हो रही है तो ये कांस्टेंट करंट सोर्स से हो रही है। कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब है कि जो स्लोप होगा फॉलिंग वो कांस्टेंट होगा, यानी कि वो चाहे इस पॉइंट से नीचे स्लोप आए, इस पॉइंट से आए या इस पॉइंट से आए, उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है कि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट टाइमिंग्स पर 0 पे पहुंचेगी। यानी कि इधर हो सकता है कि अगर इनपुट वोल्टेज कम थी तो इंटीग्रेटर की आउटपुट ज़्यादा नहीं बढ़ी थी तो वो बहुत जल्दी वापस 0 पे आ जाएगी। अगर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा थी तो इंटीग्रेटर की आउटपुट काफ़ी ज़्यादा राइज कर चुकी थी, वो देर से वापस 0 पे आएगी, और अगर बहुत ज़्यादा थी तो वो और भी ज़्यादा देर से 0 पर आएगी। ठीक है, तो काफ़ी देर बाद ये 0 पे आएगा। और ये जो टाइम है कि कितनी देर में वो 0 पे वापस आया, दिस टाइम इज़ नाउ वेरिएबल, ये फिक्स नहीं है। देखें, ये वाला जो टाइम था ये कांस्टेंट था, हमने कांस्टेंट टाइम के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन की, लेकिन जो इनपुट वोल्टेज थी वो कांस्टेंट नहीं थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हमारा जो रेफरेंस करंट है वो कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन अब वो
टाइम कांस्टेंट नहीं है, वो पता नहीं कितनी देर में वापस आता है। दैट डिपेंड्स कि वो कितना ऊपर गया था। ज़्यादा ऊपर गया था देर से वापस आएगा, कम ऊपर गया था तो जल्दी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब वापस पहुंचा ज़ीरो पे। हम यहाँ पे लगा देते हैं एक अदद कंपेरेटर। ठीक है, ये कंपेरेटर जो है ये कह लें कि ये ज़ीरो क्रॉसिंग कंपेरेटर लगा दिया हमने। जब तक इंटीग्रेटर की आउटपुट ज़ीरो से ऊपर रहेगी, इस कंपेरेटर की आउटपुट भी 1 रहेगी। जैसे ही इंटीग्रेटर की आउटपुट ज़ीरो को टच करेगी, इसकी आउटपुट भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये बात ज़रा नोट करें कि काउंटर हमारा चल रहा है, यानी कि काउंटर ने पहले क्या किया था, काउंटर ने पहले 0 to 16 काउंट्स किए थे, फ्रॉम 0 to 16, और उसके बाद क्या किया, वो दोबारा 0 से स्टार्ट हो गया। अभी दोबारा 0 से स्टार्ट हो गया है। इट कैन मतलब 0 होने, इस इनपुट को वापस यहाँ पे पहुँचने में हो सकता है कि ये 4 काउंट्स में वापस पहुँच जाए, हो सकता है 8 काउंट्स में वापस पहुँच जाए, या मैक्सिमम 16 काउंट्स में वापस पहुँच जाए। इससे ज़्यादा अगर देर से पहुँचेगी तो हमारा काउंटर नहीं काम कर पाएगा, उसको सही नहीं रीड करेगा। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना एक बार। ठीक है, तो ये काउंटर चल रहा है, काउंटर इज काउंटिंग अगेन फ्रॉम 0 to ऑनवर्ड्स, और वो अभी देख रहे हैं हम कि जैसे ही ये इनपुट जो इंटीग्रेटर की आउटपुट है ये 0 को अप्रोच करती है तो हमारा काउंटर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेरेटर लगाया। कंपेरेटर के आगे ये कह लें कि हमने एक लॉजिक यूनिट लगाया। ठीक है, लॉजिक यूनिट कह देते हैं। ठीक है, ये लॉजिक यूनिट देख रहा है कि कंपेरेटर की आउटपुट 1 है और 0 कब होती है, और लेट से कि क्लॉक जो है वो हम डायरेक्टली देने के बजाय क्या कर रहे हैं, क्लॉक जो है वो कंट्रोल हो रही है किससे, लॉजिक यूनिट से इधर जा रही है। ठीक है, लॉजिक यूनिट इज कंट्रोलिंग द क्लॉक। अच्छा जी, तो जैसे ही कंपेरेटर की आउटपुट जाती है फ्रॉम 1 to 0, यानी कि ये यहाँ पे अप्रोच करता है, तो लॉजिक यूनिट क्या करता है, लॉजिक यूनिट काउंटर को जो क्लॉक है वो बंद कर देता है। वो उसको कहता है स्टॉप, यहीं पे स्टॉप हो जाओ। कितना टाइम वो उस पर स्टॉप हो गया, लेट से 8 काउंट्स हो चुके हैं, 8 काउंट्स पे वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इट हैज़ टेकन दिस मच टाइम टू रीच इट बैक। दिस 8 काउंट, अब काउंटर की आउटपुट क्या होगी इस टाइम पे, अगर ये हमारे पास LSB है और ये हमारे पास MSB है, तो काउंटर की आउटपुट इस टाइम पे होगी 1000। ये हमारे पास काउंटर की आउटपुट आ रही है एट दिस टाइम 1000। ठीक है, एंड दिस इज आवर डी आउट, ये डिजिटल आउटपुट हो गई। कैसे डिजिटल आउटपुट हो गई, वो ऐसे हो गई कि देखें, अगर इनपुट वोल्टेज कम होती तो ये काउंटर स्टॉप हो जाता 4 पे। 4 पे स्टॉप होने का क्या मतलब होता, वी विल बी गेटिंग 0100। ठीक है, इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो ये काउंटर 8 पे स्टॉप हुआ एंड वी आर गेटिंग 1000 विच इज़ इक्विवेलेंट, BCD इक्विवेलेंट ऑफ 8। ठीक है, अगर इनपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती और ये काउंटर पूरे 16 पे जाके स्टॉप होता तो वी विल बी गेटिंग 1111। ठीक है, सो दैट डी आउट इज प्रोपोर्शनल टू वी इन। ठीक है, प्रोपोर्शनल कह रहा हूँ मैं, इसके इक्वल नहीं कह रहा, बिकॉज लॉट्स ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व हेयर। ठीक है, तो डी आउट इज प्रोपोर्शनल टू वी इन एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें तो वी आर यूजिंग ओनली one comparator, an integrator, a 4-bit counter and a logic unit. That's it, clock है। ठीक है, this is much simpler। अगर हम 4-bit फ्लैश ADC बना रहे होते, फ्लैश ADC में 4-bit के लिए हमें चाहिए होते कितने, 2⁴ 16 कंपेरेटर्स चाहिए होते हैं। अच्छा,
तो अभी भी हमें लग रहा है कि कोई ये वाला सर्किट स्टिल कॉम्प्लेक्स लग रहा है, 16 कंपेरेटर लगाना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं लग रहा है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर हमें चाहिए हो 10 बिट आउटपुट, 10 बिट आउटपुट अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये काउंटर जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और इस काउंटर को हमें 10 बिट का बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सारा सर्किट सेम रहेगा। और अगर फ्लैश टाइप हो 10 बिट तो हमें 1024 कंपेरेटर्स चाहिए होंगे। सो दैट्स हाउ दिस सर्किट इज़ सूटेबल अगर आपके पास ज़्यादा बिट्स के आउटपुट आपको चाहिए तो। अच्छा, ज़्यादा बिट के आउटपुट का क्या मतलब है कि आपके पास रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो गई है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इस टाइप ऑफ एडीसी में इशू क्या है? इशू ये है कि इट हैज़ टेकन दिस मच टाइम टू प्रोड्यूस द आउटपुट, यानी कि ये स्लो है। अगर आपके वोल्टेज जो है वो आप एट टाइम 0 इसको वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो आपको आफ्टर लेट से के मिनिमम 16 क्लॉक साइकिल के बाद रिजल्ट मिलेगा, या हो सकता है मैक्सिमम 32 क्लॉक साइकिल्स तक जाके आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। तो आपको रिजल्ट ज़रा देर से मिल रहा है, यानी कि और वजह ये कि इसी वजह से हम कह रहे थे कि इनपुट वोल्टेज को आपने चेंज नहीं करना, यानी कि कम से कम 32 क्लॉक साइकिल्स तक की इनपुट वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए। सॉरी 32 नहीं, 16 क्लॉक साइकिल्स तक, 16 क्लॉक साइकिल्स तक की इनपुट वोल्टेज जो है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। मीन्स दैट कि आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो बहुत रैपिडली ना चेंज हो रही हो। अगर वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है तो फिर ये आपके पास काम देगा। अगर इनपुट वोल्टेज बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हो, यानी कि विद इन दिस टाइम वो इनपुट वोल्टेज चेंज हो रही है, तो आपके पास जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगी। तो इट्स अ बिट स्लो। फ्लैश एडीसीज आर वेरी फास्ट, जैसे इनपुट वोल्टेज अपीयर होती है फौरी तौर पे आपको आउटपुट मिल जाती है। इसमें एक इनपुट वोल्टेज के कम से कम 16 क्लॉक साइकिल्स के बाद आप रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग मीन कि अब आपकी इनपुट वोल्टेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो समवेयर बिटवीन 16 टू 32 क्लॉक साइकिल्स आपको आउटपुट मिलेगी। और अगर आपने नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दिए तो फिर आपको मे बी 1024 काउंट्स तक तो आपको कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज मेंटेन रखनी पड़ेगी, और कहीं जाके 2024 काउंट्स के बाद तक आपको कंफर्म आउटपुट मिलेगी। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होगा, मैं अभी काउंट्स कह रहा हूँ 2024 काउंट्स, तो टाइम कितना होगा इन सेकंड्स, दैट डिपेंड्स कि आपकी क्लॉक कितनी फास्ट है, क्लॉक कितने हर्ट्ज़ की है, कितने किलो हर्ट्ज़ की है, या कितने मेगा हर्ट्ज़ की है। ये एक सेकंड में कितने काउंट्स पूरे कर लेती है। अगर 1 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, एक सेकंड में एक काउंट दे रही है, तो फिर तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 2024 सेकंड्स, विच इज़ टू मच टाइम, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, फार्मूला क्या, फार्मूला ये कि नंबर ऑफ काउंट्स डिवाइडेड बाय क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे आप डिवाइड कर लें तो आपको सेकंड्स में टाइम मिल जाएगा कि कितने सेकंड्स में आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो रहा होगा, जब ये काउंटिंग पूरी होगी फिर उसके बाद लॉजिक यूनिट का काम होगा कि वो रीसेट करे। किसको रीसेट करे, काउंटर को वापस रीसेट करे 0000 पे, इस स्विच को वापस वीन की तरफ लेके जाए, ठीक है, और फिर दोबारा से जो है काउंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। सो दिस वाज और फ्लैश एडीसी। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें पूछने वाली होंगी, तो ज़रूर पूछें, कमेंट्स में लिखें, कोई टाइम डिसाइड करें ताकि हम जूम पे एक इंटरेक्टिव सेशन रख के आप लोगों के साथ लाइव क्वेश्चन आंसरिंग की जा सके। थैंक यू।